राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न अहेड एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे राजपूत काल, ठीक है। तो राजपूत काल के आगे की क्लास हम आज करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहिए। स्पेशल पेट क्लास की हिस्ट्री है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा राजपूत काल जो वंश था उसमें क्षेत्रीय राज्यों का प्रादुर्भाव यानी उनका प्रभाव बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीडीएफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, थैंक यू। अब करते हैं, तो क्या है राजपूत वंश, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? राजपूत वंश, क्षेत्रीय राज्यों का प्रादुर्भाव, ठीक है। 800-1200 ईस्वी, 800 से 1200 ईस्वी का काल राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में अधिकांश शासक कैसे थे? राजपूत थे। कैसे थे? अधिकांश शासक राजपूत थे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र का स्थान कन्नौज ने ले लिया। किसने ले लिया? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र का जो स्थान था वो कन्नौज, मतलब उन्होंने अपनी राजधानी चेंज की थी, ठीक है। तो किसने ले लिया? ये ले लिया कन्नौज ने। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आधिपत्य के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूट तथा उत्तर के गुज्जर प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कैसा हुआ? त्रिपक्षीय, मतलब तीन पक्षों के द्वारा संघर्ष हुआ है आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? गुज्जर प्रतिहार, मतलब इनके बारे में। फिर पाल वंश है, ठीक है। तो पाल वंश जो है, पाल वंश की स्थापना कब की गई थी? 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई पाल वंश की स्थापना? गोपाल के द्वारा, ठीक है। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ। गोपाल का जो पुत्र था वो धर्मपाल थे। 770 से 810 ईस्वी उनका टाइम पीरियड था, जिसे राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित किया था। परंतु ध्रुव के वापस लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर पंजाब, पूर्वी राजस्थान आदि को जीत लिया था। मतलब जो ध्रुव के वापस लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर पंजाब, पूर्वी राजस्थान आदि को जीत लिया था, ठीक है। फिर प्रतिहार, नरेश नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के निकट धर्मपाल को पराजित कर दिया था, प्रतिहार ने, ठीक है। पाल और प्रतिहार राजाओं के बीच बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नियंत्रण के लिए बराबर संघर्ष होता रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो था बड़ा निरंतर उनका संघर्ष होता रहा। फिर आगे क्या बताते हैं? आगे बताते हैं 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक एक अरबी यात्री ने भारत की यात्रा की, ठीक है। किसने? सुलेमान नामक। उसने पाल साम्राज्य को रोहमा, क्या कहा? रोहमा, धर्म या धर्मपाल का संक्षिप्त। रोहमा का मीन्स क्या होता है? धर्म या धर्मपाल का संक्षिप्त कहा है। तिब्बती इतिवृत्तियों के अनुसार पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। पाल क्या थे? शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ठीक है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार को धर्मपाल ने पुनर्जीवित किया। बिहार जो था धर्मपाल ने क्या किया? पुनर्जीवित किया तथा उसके खर्च के लिए 200 गांवों को अनुदान दिया था। जब उसे मतलब पुनर्जीवित, उसका निर्माण विकास किया होगा ना, तो विकास करने के लिए उन्होंने क्या किया? 200 गांवों का अनुदान दिया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल की भी स्थापना की थी। क्या की थी? बंगाल की भी स्थापना की थी धर्मपाल ने, ठीक है। उसके बाद होता है शैलेंद्र वंश बौद्ध अनुयायी थे, ठीक है। धर्मपाल ने कौन सी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बंगाल में है उसकी स्थापना की थी। याद रखना ये चीज़ मेन पॉइंट हो सकता है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल की भी स्थापना की थी। फिर शैलेंद्र वंश बौद्ध अनुयायी थे। कैसे थे ये? बौद्ध अनुयायी थे, ठीक है, अनुयायी थे। शैलेंद्र राजा ने पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की अनुमति मांगी थी तथा पाल नरेश देवपाल से इस मठ की सहायता हेतु 5 गांवों का अनुदान भी मांगा। कितने गांवों का? 5 गांवों का। देवपाल ने इसे स्वीकार कर लिया। फिर से सुन लो, शैलेंद्र राजा ने पाल शासक से नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की थी, स्थापना करने के लिए उनकी अनुमति मांगी थी, ठीक है। तथा पाल नरेश देवपाल से इस मठ की सहायता हेतु 5 गांवों का अनुदान भी मांगा। देवपाल ने क्या किया था? इसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश में क्या है? प्रतिहार को गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति गुज्जर या दक्षिण पूर्वी राजस्थान से हुई थी। प्रतिहार जो को
गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? गुजरात या दक्षिण पूर्वी राजस्थान से हुई थी। सिंध की ओर से राजस्थान पर होने वाले अरब शासकों के आक्रमण को रोकने के लिए उनकी ख्याति में वृद्धि हुई थी। ठीक है, कहाँ से? अरब शासकों के आक्रमण को रोकने के लिए। प्रतिहार वंश और साम्राज्य का वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ राजा भोज था। कौन था? राजा भोज था। कन्नौज प्रतिहारों की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कन्नौज। कन्नौज प्रतिहारों की राजधानी थी। ठीक है, भोज विष्णु का पुजारी था और आदि वाराह की उपाधि धारण की थी। भोज विष्णु का पुजारी था। कौन? प्रतिहार। और आदि वाराह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? आदि वाराह की। ठीक है, फिर है कुछ समय पश्चात कन्नौज पर शासन करने वाले परमार वंशी राजा भोज और इस प्रतिहार वंशी राजा भोज ने अंतर स्पष्ट करने के लिए इसे कभी भी मिहिर भोज भी कहा जाता था। इसे कभी क्या कहा जाता था? मिहिर भोज भी कहा जाता था। ठीक है, फिर बगदाद निवासी अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में गुजरात आया था। उसने गुज्जर प्रतिहार को अल गुजर तथा राजा को वौरा कहकर पुकारा, जो आदि वाराह का अशुद्ध उच्चारण है। क्या है? अशुद्ध उच्चारण है। राजशेखर की कृतियां कौन कौन सी थी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विठू सालभिचिका व बल रामायण। कौन सी थी? बाल रामायण। ठीक है, फिर राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु थे। राजशेखर क्या थे? महेंद्रपाल के गुरु थे। इन्हीं के दरबार में रहते थे। प्रतिहार सिंध के अरबी शासकों के विरुद्ध शत्रुता के लिए विख्यात थे। किसके लिए विख्यात थे? अरबी शत्रुओं की, मतलब अरबी शासकों के विरुद्ध शत्रुता के लिए विख्यात थे प्रतिहार लोग। फिर प्रतिहार के बारे में हम जरा शॉर्ट में एक पेज मिल रहा है, फिर उस पर बताते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। प्रतिहार में क्या था? मतलब जो गुज्जर प्रतिहार वंश था उसके मतलब अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार 4 राजपूत राजवंशों में सबसे प्रसिद्ध राजवंश था। कितने? 4 राजपूत जो हुए थे, मतलब उसमें सबसे 4 राजपूत वंशों में सबसे क्या था? सबसे प्रसिद्ध राजवंश था। कौन सा? गुज्जर प्रतिहार। फिर इसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं? जो हमें जानकारी मिलती है कुक्कुड़ के घटियाला अभिलेख, यानी गुज्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण बनाया गया। कुक्कुड़ के घटियाला अभिलेख से मिलता है, जिसमें लिखा है कि गुज्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, फिर ऐहोल अभिलेख कहाँ से मिलते हैं? इनकी रचनाएं रवि कीर्ति द्वारा, ऐहोल अभिलेख जो है वो मिलते हैं रवि कीर्ति द्वारा। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी जो थे, इस अभिलेख में गुज्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, बाण भट्ट द्वारा, किसके द्वारा? बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम में गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। बाण भट्ट द्वारा हर्षचरितम जो उन्होंने अपनी मतलब ग्रंथ लिखा, उसमें उनकी गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर क्या होता है? कुल शाखाएं कितनी है? 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी? गुज्जर प्रतिहार में 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितनी शाखाओं का? 26। फिर है मंडोर, मतलब सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? मंडोर जोधपुर। सबसे इनकी प्राचीनतम शाखा कौन सी है? मंडोर। ठीक है, कौन सी है? मंडोर है, जो कि कहाँ है? ये है मतलब जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, फिर इसके संस्थापक कौन? तो हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण द्वारा इसे गुज्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। हरिश्चंद्र जो है वो गुज्जर प्रतिहार वंश है, उसके क्या है? आदि पुरुष हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे ने कहाँ तक पढ़ा था? ये हमारा कुछ समय पश्चात गहड़वाल वंश, सॉरी कौन सा पढ़ना है हमें? गहड़वाल वंश। इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। गुज्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव ने 180 और 85 का जो टाइम पीरियड था, उसमें कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की। क्या किया है? गहड़वाल वंश की स्थापना की। गोविंद चंद्र 1114 से 1154 में इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। कौन? गोविंद चंद्र। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कल्प ध्रुव नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, फिर जयचंद्र गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। जयचंद्र जो था गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। फिर है नैषिध चरित।
नैषध चरित के लेखक श्री हर्ष जयचंद के दरबार में रहता था। नैषध चरित के लेखक जो थे कौन है? नैषध चरित के लेखक हैं श्री हर्ष, जो कि जयचंद के दरबार में रहते थे। ठीक है। फिर दिल्ली तथा अजमेर के चौहान कौन थे? 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने चौहान शाकंभरी वंश की स्थापना की। किसने की थी? वासुदेव ने चौहान शाकंभरी वंश की स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन बता रहे हैं आगे का है, विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव, जो कि 1158 से 1163 महान कवि एवं लेखक भी था। उसने हरकेली नामक नाटक की रचना की थी। किसकी? हरकेली नामक नाटक की रचना की थी। 1178 में पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था 1178 में? पृथ्वीराज तृतीय और या फिर राय पिथौरा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। फिर तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान पराजित हुए। कौन पराजित हुआ था? चौहान पराजित हुए। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेन वंश। कौन सा वंश? सेन वंश। ठीक है। सेन वंश में क्या है? सेन वंश है हमारा, हाँ, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। कौन था? सेन वंश कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। सेन वंश में सामंत सेन ने राढ़ में सेन वंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी? राढ़ में। ठीक है। एक मिनट। सेन वंश, हाँ, सामंत सेन ने राढ़ में सेन वंश की स्थापना की थी। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन ने गहड़वाल शासक जयचंद के खिलाफ सैन्य अभियान में सफलता प्राप्त की। क्या की थी? सफलता प्राप्त की थी। फिर 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी लखनौती पर आक्रमण किया था। ठीक है। फिर लक्ष्मण सेन के राज दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव तथा हलायुद्ध एवं पवन दूतम के लेखक जो धोई कवि रहते थे। कौन रहते थे? धोई कवि रहते थे। बुंदेलखंड चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। ठीक है। बुंदेलखंड के चंदेल जो थे उनके संस्थापक कौन थे? नन्नुक था। पूर्व में चंदेल गुज्जर प्रतिहार के सामंत थे। कौन थे? गुज्जर प्रतिहार के सामंत थे। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। क्या थी चंदेलों की राजधानी? ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने किया था। किसने किया था? यशोवर्मन ने किया था। ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहे, बस आप ये समझ लीजिए कि इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता है। फिर खजुराहो में क्या है? खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाने का श्रेय धंग को जाता है। किसको जाता है? धंग को। इस वंश का अंतिम महान शासक परम आर्तिदेव था। कौन था? परम आर्तिदेव। 1165 से 1203 तक का इनका टाइम पीरियड था। पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, मालवा के परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक श्री यज्ञ या श्री हर्ष था। ठीक है। क्या था? श्री यज्ञ या श्री हर्ष था। उसके बाद परमारों की आरंभिक राजधानी उज्जैन में थी, जिसे बाद में धारा स्थानांतरित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? परमारों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? उज्जैन में थी, जिसे बाद में धारा स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। भोज इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। जो भोज थे वो इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। अपने विद्वता के कारण वह कविराज नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? कविराज नाम से जाना जाता है। फिर है, भोज ने ही राजधानी उज्जैन से धारा स्थानांतरित की तथा त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ का निर्माण करवाया। क्या किया? त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़ का निर्माण करवाया। भोज के अनेक ग्रंथों की रचना सम्रांगण, सूत्रधार, राजमार्तंड, सरस्वती, कंठाभरण आदि में मिलती है। ठीक है। फिर है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश में क्या होता है? कलचुरी चेद वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम ने की थी। त्रिपुरी कलचुरियों की राजधानी थी। कलिंग विजय के बाद कर्णदेव ने त्रिकलिंगा अधिपति की उपाधि धारण की थी। किसने? कलिंग विजय के बाद कर्णदेव ने त्रिकलिंगा अधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आगे का, हिंदू
शाही वंश, कौन सा? हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश की स्थापना कल्लर ने 9वीं शताब्दी में की तथा उदमांडपुर अटक को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? उदमांडपुर, जो कि अटक है, ठीक है। तोरमण तथा भीमदेव इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक हुए। जयपाल ने महमूद गजनवी द्वारा पराजित होने के बाद आत्मदाह कर लिया। किसने कर लिया? जयपाल ने, मतलब जो महमूद गजनवी के द्वारा युद्ध हुआ था उसमें जब वो हार गए थे तो उन्होंने क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वो अगला टॉपिक है हमारा कश्मीर के राजवंश। तो कारकोट राजवंश यानी कि दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। किसने? दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। ललित आदित्य मुक्तापीड़, ठीक है। ललित आदित्य या मुक्तापीड़ 724 से 760 तक का टाइम पीरियड है। 723 ईस्वी में चीन में दूत भेजा था। क्या भेजा था? चीन में दूत भेजा था। फिर सूर्य के मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललित आदित्य मुक्तापीड़ के शासनकाल में हुआ। जयापीड़ विनयादित्य इस वंश का अंतिम शासक था। जयापीड़ जो है वो विनयादित्य का इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। उत्पल वंश की स्थापना अवंतीवर्मन ने की। किसने की? अवंतीवर्मन ने की थी 855 से 885 ईस्वी में। कश्मीर के शासक क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्धा से हुआ था, जिसने क्षेमेंद्र की मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक कश्मीर पर शासन किया। क्या किया था? 50 वर्ष तक किसने शासन किया था? क्षेमेंद्र की मृत्यु के बाद, जो कि किसने? कश्मीर के शासक क्षेमेंद्र गुप्त का विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्धा से हुआ था, जिसने क्षेमेंद्र की मृत्यु के बाद 50 वर्ष तक कश्मीर पर शासन किया, ठीक है। फिर लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक कौन? संग्राम राज था। कौन सा? संस्थापक संग्राम राज था। इसी वंश का हर्ष एक कवि, विद्वान एवं अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। राज तरंगड़ी का लेखक कल्हड़ हर्ष की दरबारी कवि था। राज तरंगड़ी का लेखक कौन था? कल्हड़ हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष को कश्मीर की नीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, ठीक है। कामरूप का बर्मन राजवंश। कामरूप का बर्मन राजवंश। पुष्यवर्मन इस राजवंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था, जिसने प्रागज्योतिषपुर असम को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। फिर अगला है अनहिलवाड़ के चालुक्य। कौन है? अनहिलवाड़ के चालुक्य मूलराज प्रथम इसके संस्थापक थे, जिसने अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जय सिंह सिद्धराज के राज दरबार में प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। मूल राजदूती ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को परास्त किया। किसने किया? मूल राजदूती ने मोहम्मद गौरी को। कहाँ पे? आबू पर्वत के समीप, ठीक है। ये जो है राजपूत टॉपिक जो है हमारा, ये यहीं पे आज समाप्त होता है। और उसके बाद अगला टॉपिक आएगा राजपूत वंश जो है, राजवंश। वो इन सारे राजाओं का विवरण यहाँ पे दे दिया गया। ये यहीं पे क्लास समाप्त होती है। आप लोगों ने क्लास को वॉच किया, उसके लिए थैंक्स। और अगली क्लास मिलते हैं हम अगली क्लास में। आपको एक बात और बताने जा रहे हैं कि हमारे चैनल पर करंट अफेयर की क्लासेस पढ़ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन चैनलों को भी उनको भी वॉच किया करिए। वो आपके पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं कि आगे जो डे वाइज डे का करंट अफेयर है उसके 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो होंगे, और उसी के साथ हम पिछला रिवीजन भी साथ ही साथ कर रहे हैं। 10 15 20 क्वेश्चन जो पिछले इंपॉर्टेंट है उसका 25 जून से लेके उसका रिवीजन डे बाई डे करते रहेंगे। ऐसे एक टाइम ये आएगा जब हम पेपर के पास नज़दीक पहुँचते रहेंगे, 10 से 15 दिनों में हमारा उधर का कवर होता रहेगा और इधर का भी। आपको PDF टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगी। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके और वहाँ से उस ग्रुप में ऐड करके और ये सारी की सारी पर डे बाय डे की आपको PDF मिल जाएंगी। वहाँ से अपना रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।